ऑलराइट क्लास, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी तक क्विक रिकैप के हम क्या कर चुके हैं। शुरू में हमने एक इंट्रोडक्शन ली थी सिक्योरिटी की कि आपके क्या बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, क्या गोल्स हैं जो कि आपने अचीव करने होते हैं टू मेक अ सिस्टम सिक्योर। उसके बाद हम क्रिप्टोग्राफी के मॉड्यूल पे आ गए थे। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग अ प्राइवेट की, किस तरीके से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कीज। फिर हमने हैशिंग देखी थी कि किस तरीके से एक पूरे के पूरे फाइल का एक सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है यूजिंग हैशिंग। फिर हमने ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन के ऊपर फोकस किया था कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी थी। यहाँ पे हमने कुछ अटैक्स भी देखे थे कि किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है इंक्रिप्शन को। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ऑथेंटिकेशन शुरू की है। यानी आजकल जो है ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल चल रहा है। ऑथेंटिकेशन में पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कर्बरोस को इस्तेमाल करके किसी एक नेटवर्क पे सेशंस को ऑथेंटिकेट किया जाता है यूजिंग सिमेट्रिक या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से X.509 प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके आप ओवर द इंटरनेट ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये आया, कि मुझे मैसेज यहाँ से आया है, ये ऑथेंटिक है, कि ये बीच में किसी ने, किसी मलिशियस यूजर ने अपनी तरफ से किसी और को इम्पर्सनेट करते हुए डाल दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट कीज इस्तेमाल की जाती हैं, यानी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आज हमने ऑथेंटिकेशन पे कंटिन्यू करना है और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से HTTP में ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल की जाती है और अचीव की जाती है यूजिंग JWT। तो पहले क्विक ओवरव्यू के HTTP का कॉन्सेप्ट क्या है और कुकीज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आप जब भी कोई वेब पेज देखते हैं तो वेब पेज होता क्या है। वेब पेज सिंपली एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी ऑब्जेक्ट में आपकी एक बेस HTML फाइल होती है जो कि आपका वेब पेज है जिसे आपने लोड करना है, और उस फाइल के अंदर लिंक्स होते हैं, रेफरेंसेस होती हैं ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी आपका इमेज हो सकता है, फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है। तो उन सारों के जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उस HTML फाइल के अंदर इंक्लूडेड है तो उनका लिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पेज है जिसके अंदर 100 इमेजेस हैं, तो इन रियलिटी आपका वेब पेज जो है वो 101 ऑब्जेक्ट्स आप रिक्वेस्ट करेंगे। एक आपका बेस पेज होगा और उस पेज में जो 100 लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे जो भी इमेजेस पड़े हुए हैं वो सारे आप बारी बारी रिक्वेस्ट कर लेंगे। और हर ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए तरीका क्या होता है, आप URL इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल www.someSchool.edu/some-department/pic.gif। तो ये जिफ जो है, ये बेसिकली pic.gif जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके वेब पेज के अंदर इंक्लूडेड है। पर आप जब पेज लोड करते हैं तो सारी चीजें इकट्ठे एक ही रिक्वेस्ट से नहीं लोड होती। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सारों के लिए एक अलग HTTP रिक्वेस्ट जाती है। एक ओवरव्यू लें HTTP का, तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जिन लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ी हुई है, हमने देखा था कि आपकी डिफरेंट OSI या डिफरेंट TCP/IP लेयर, TCP/IP स्वीट की लेयर्स होती हैं और उनमें से जो टॉप लेयर है वो वेब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर। तो उसमें HTTP रिजाइड करता है। ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, यानी क्लाइंट बेसिकली आपका ब्राउजर होता है जिसमें आप URL डाल के एंटर दबा देते हैं। तो एक HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है टूवर्ड्स द सर्वर, और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो चीज़ सर्वर भेजता है वो आपका ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और सर्वर का काम क्या है कि वो बेसिकली लिसन कर रहा होता है कि जो भी HTTP रिक्वेस्ट आएगी, चाहे वो बेस पेज की होगी, चाहे उस बेस पेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है, उस ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट होगी। सर्वर का काम है उन सारी रिक्वेस्ट को बारी बारी सर्व करना और उनके रिस्पॉन्स में वो ऑब्जेक्ट भेजना जो कि रिक्वेस्ट किया गया।
ठीक है। क्लाइंट जो है वो, अच्छा बाय द वे HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और उसके अंडरलाइन जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो TCP है। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो किसी क्लाइंट ने यानी ब्राउजर ने कोई वेब पेज अगर लोड करना है तो उसके लिए स्टार्ट में क्या होगा, सबसे पहले क्लाइंट जो है एक TCP कनेक्शन क्रिएट करेगा, यानी सॉकेट क्रिएट करेगा सर्वर के साथ। और अगर HTTP इस्तेमाल हो रहा है तो सॉकेट जो सर्वर पोर्ट होगा यानी TCP पोर्ट जो होगा वो 80 होगा। और अगर HTTPS इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, तो इन दैट केस द पोर्ट नंबर वुड बी 443। ठीक है, ये पोर्ट नंबर है, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम HTTP या HTTPS के सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक IP एड्रेस भी होता है, यानी ये सर्वर जो है, ये प्रोग्राम जो है जिस मशीन के ऊपर रन कर रहा है उस मशीन का एक अपना IP एड्रेस भी होता है और वो हर मशीन का फर्क होगा। पोर्ट नंबर यही होगा, यानी दुनिया की जिस मशीन पे भी सर्वर रन कर रहा है उसका पोर्ट नंबर 80 या 443 होगा, पर उस मशीन का जो अपना IP एड्रेस है वो फर्क होगा। और सॉकेट के लिए आपको IP और पोर्ट नंबर दोनों स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर एंड पे हो गया। क्लाइंट एंड पे क्या होगा कि क्लाइंट जो है बेसिकली जब ब्राउजर किसी भी वेबसाइट से किसी भी सर्वर से कनेक्ट करता है तो ब्राउजर को अपना भी एक पोर्ट नंबर चाहिए होता है। तो वो पोर्ट नंबर जो है वो ब्राउजर देखता है कि 49152 से लेके 65535 नंबर तक जो भी फ्री पोर्ट है, फ्री का मतलब है कि कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर रही एप्लीकेशन, तो वो उस नंबर को इस्तेमाल कर लेगा फॉर इट्स एज इट्स ओन पोर्ट। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि आपके मल्टीपल ब्राउजर विंडोज खुले हों, यानी एक ब्राउजर विंडो पे मैंने CNN खोला हुआ है, एक पे Jio.tv खोला हुआ है और तीसरा जो है उसके ऊपर भी मैंने CNN ही खोला हुआ है। ठीक है, तो इन सारों में जो चीज फर्क होगी वो एक तो क्लाइंट पोर्ट नंबर, इन तीनों के अंदर फर्क होगा। सर्वर पोर्ट नंबर जो है वो तीनों के अंदर सेम होगा, क्लाइंट IP जो है वो तीनों के अंदर सेम होगी, वो आपकी मशीन का IP एड्रेस है। और जो सर्वर IP है वो CNN का सेम होगा और जियो का जो है वो फर्क होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी सॉकेट होगी जिसके ऊपर एक्चुअल कम्युनिकेशन होनी है। उसके बाद क्या होगा कि सर्वर जो है एक TCP कनेक्शन खोलेगा, सर्वर जो है TCP कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा अगर उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। अगर वो ओवरलोडेड है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो कनेक्शन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। और अज्यूमिंग के सफिशिएंट कैपेसिटी है तो कनेक्शन एक्सेप्ट होगी। उसके बाद क्या होगा कि अब एक्चुअल मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, HTTP मैसेजेस। क्लाइंट जो है वो सबसे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी ब्राउजर जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्वर जो है ऑब्जेक्ट्स भेजने शुरू हो जाएगा। और पहली रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा बेस पेज की होती है, यानी वो पेज जो कि आपका सबसे पहले लोड होगा और जिसके अंदर बाकी इमेजेस और ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। अब जो जो ये बेस पेज लोड हो रहा है, क्लाइंट को पता चलता जाएगा कि इस पेज के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि फर्दर रिक्वेस्ट करने, फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, एनिमेशन है, उन सारों को रिक्वेस्ट करना है बारी बारी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका URL जो है पता होगा, बेस पेज से पता लग जाएगा और उस URL पे बेसिकली एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि अब मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, अब मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। और जो जो वो ऑब्जेक्ट्स आई जाएंगे वो आपके बेस पेज के अंदर अप्रोप्रिएट जगह पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और जब पूरे का पूरा पेज लोड हो गया है और उस पेज में जितने भी इमेजेस या जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे भी लोड हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अब आपका जो ब्राउजर है वो सर्वर के साथ TCP कनेक्शन को शट डाउन कर देगा। अब अगर उसी ब्राउजर पे दोबारा कोई पेज खोलना है या कोई नया पेज खोलना है तो आपका दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होगा जिसमें सबसे पहले TCP का कनेक्शन बनेगा, उसके बाद आपका एक्चुअल HTTP मैसेजेस जो हैं वो आगे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, अब HTTP में एक बात याद रखें कि इट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस का क्या मतलब है कि अगर आप एक ब्राउजर ने, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लें, मैं Amazon.com को विजिट करता हूं
और पहले पेज पे कुछ बुक्स हैं जो कि मैं अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल देता हूं। अब मैं जब उस पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहूंगा, यानी शॉपिंग कार्ट के बाद अब मैंने पेमेंट करने वाले पेज पे जाना है, तो HTTP स्टेटलेस है, विच मीन्स कि जब मेरी अगले पेज की रिक्वेस्ट जाएगी कि अब मैं पेमेंट करना चाहता हूं तो उस पेज को डिस्प्ले कर दो, तो सर्वर को नहीं पता होगा कि मेरी शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था। ठीक है, ये स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट है। यानी आपने किसी पेज को एक्सेस किया है, अब उस पेज पे कोई लिंक है उसी सर्वर का बेशक, अब आप उस लिंक पे क्लिक करके उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, तो सर्वर को नहीं पता होगा कि ये किस पेज पे था। सर्वर को नहीं पता होगा कि जो पिछला पेज था उस पे ये यूजर क्या काम कर रहा था, क्या एक्टिविटी कर रहा था। ठीक है, स्टेटलेस है, आपकी डिफरेंट रिक्वेस्ट जाती है और उन रिक्वेस्ट के बीच में कोई लिंक नहीं होता। सर्वर को नहीं पता होता कि पिछली रिक्वेस्ट में क्या हो रहा था और उसका इस नई रिक्वेस्ट से क्या ताल्लुक है। और एक बात याद रखें कि HTTP में जो भी चीज होती है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है। यानी मैंने गूगल का होम पेज खोला है, उसमें कीवर्ड डाल के एंटर दबाया है, तो एक रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स में एक पेज आता है जिस पेज के अंदर जो भी रिजल्ट्स थे वो आ जाते हैं। अब मैं उसी पेज पे किसी लिंक पे क्लिक करूंगा तो अब सर्वर को एक नई रिक्वेस्ट जाएगी जिसकी रिस्पॉन्स मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो HTTP में सारी चीजें जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के तरीके से ही अचीव हो रही होती हैं। और HTTP को जब हम स्टेटलेस कहते हैं तो स्टेटलेस का फायदा क्या होता है कि बेसिकली प्रोटोकॉल जिनमें स्टेट मेंटेन हो रही हो वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी आप एक पेज पे गए हैं, उससे आप दूसरे पेज पे गए हैं, तो सर्वर को पता होना चाहिए कि पिछला पेज कौन सा था। अब आप तीसरे पेज पे गए हैं तो सर्वर को पता होना चाहिए कि पहले दो कौन से पेजेस थे जो कि इस यूजर ने एक्सेस किए थे, उन पे क्या एक्टिविटी की थी, कोई चीज शॉपिंग कार्ट में डाल दी है, किसी को व्यू किया है, कोई मैसेज लिखा है, क्या किया है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करना शुरू हो जाएंगे तो वेरी क्विकली आपका स्टेट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ जाएगी सर्वर एंड पे। और दूसरा मसला क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर में से कोई एक भी अगर क्रैश कर जाए तो आपकी स्टेट जो है इनकंसिस्टेंट हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग कार्ट के अंदर कोई चीजें डाली हैं, अब आप पेमेंट वाले पेज पे जा रहे हैं और सर्वर क्रैश कर जाता है, तो आपके एंड पे स्टेट होगी कि मेरी शॉपिंग कार्ट में चीजें पड़ी हुई हैं, सर्वर एंड पे स्टेट होगी कि शॉपिंग कार्ट में कुछ भी नहीं है, सर्वर तो क्रैश कर गया है। तो इस सारी को रिकंसाइल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये HTTP का कॉन्सेप्ट है। और बाय द वे इन केस किसी ने नेटवर्क्स नहीं पढ़ी हुई, तो मेरा जो यही चैनल है यूट्यूब का, इसके ऊपर मैंने नेटवर्क के भी अपने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पिछले सेमेस्टर के। तो उसमें जो भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे से डिस्कस करना चाहें तो आप ऑफलाइन जो है क्लास से हट के वो भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, अब स्टेटस प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम क्या होती है, यानी HTTP इज अ स्टेटस प्रोटोकॉल। उसका फायदा हमने देख लिया है कि स्टेट मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, इसी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, सर्वर जो है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता, और इन केस सर्वर या क्लाइंट क्रैश करे तो इनकंसिस्टेंसी नहीं डेवलप होती क्योंकि स्टेट मेंटेन हो ही नहीं रही थी। पर स्टेटस प्रोटोकॉल्स की प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम है ऑथेंटिकेशन, यानी लेट सपोज आपने लॉगिन स्क्रीन पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर दबाया है, अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को जाएगी, सर्वर जो है सबसे पहले चेक करेगा कि आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो ठीक है, अगर यूजर पासवर्ड मैच करता है तो फिर सर्वर क्या करेगा, आपको जो होम पेज है वो सेंड कर देगा। यानी LMS के एग्जांपल है, आपने पासवर्ड डाल के एंटर दबा दिया तो जो LMS की होम स्क्रीन है वो आपको नजर आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है स्टेटलेस प्रोटोकॉल में कि अब अगर आप उस पेज से किसी और पेज पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल LMS का होम पेज है, आप उस पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स के लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो अब मसला क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, पर सर्वर कोई स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा, अज्यूमिंग के स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसे पता कैसे लगेगा कि आप एक वैलिड यूजर हैं भी कि नहीं है। तो आपको अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पेज आपने रिक्वेस्ट की है, तो आपको दोबारा से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा।
ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी इंटरेक्शन आपने सर्वर के साथ करनी है, हर दफा आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना पेनफुल होगा, और आपका यूजर जो है वो इस चीज को इस्तेमाल करने ही छोड़ देगा अगर उसे बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़े। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम देते हैं, पर अभी फॉर द टाइम बीइंग आप समझ जाएं कि स्टेटलेस है। आपने पहली रिक्वेस्ट भेजी थी यूजर पासवर्ड, तो आपके सर्वर ने आपको पेज भेज तो दिया, पर उसने अपने डेटाबेस में अपनी एंड पे ये बात सेव नहीं की कि आप एक कौन से यूजर नेम पासवर्ड के साथ आए थे। अब जब आप किसी नए पेज को रिक्वेस्ट करते हैं उसी सर्वर से, तो सर्वर को नहीं पता कि ये कौन बंदा है, तो आपको दोबारा यूजर नेम पासवर्ड भेजना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम होती है स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स में वो है कि हिस्ट्री ऑफ योर पास्ट इंटरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं होती। यानी मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया था। सपोज आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस करते हैं, विजिट करते हैं, आपने अपनी शॉपिंग कार्ट में कुछ आइटम्स डाल दिए हैं, यानी वेब पेज पे कुछ आइटम्स थे, आपने क्लिक किया और उस पेज पे जो शॉपिंग कार्ट थी उसमें वो आइटम प्लेस हो गए। अब आप क्लिक करेंगे पेमेंट वाले पेज के लिए, तो मसला क्या होगा कि जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को कि अब पेमेंट वाला पेज लोड कर दो, तो सर्वर तो स्टेटलेस है, HTTP स्टेटलेस है, तो सर्वर जब दूसरा पेज तो आपको सेंड कर देगा, पर उसे ये नहीं पता होगा कि आपकी शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या चीजें पड़ी हुई थी। तो वो जो पेमेंट पेज आपको शो करेगा वो खाली होगा, बेसिकली उसमें कोई भी आइटम नहीं होगा शॉपिंग कार्ट में। आइडियली वी वांट कि किसी तरीके से सर्वर को ये बात पता लग जाए कि पिछले पेज पे जो शॉपिंग कार्ट थी उसमें ये आइटम यूजर ने डाले हैं, अब जो नेक्स्ट पेज है पेमेंट वाला उस पे यही आइटम जो है उसकी पेमेंट करनी है। तो एक सर्टेन स्टेट जो है वो किसी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो हम देखते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, मूविंग ऑन। तो एक ऑप्शन जो होती है HTTP में स्टेट को इनकॉर्पोरेट करने की, तो वो है आप कुकीज इस्तेमाल कर लें। और इसकी एप्लीकेशन क्या है? ऑथराइजेशन है, जो मैंने बात की, शॉपिंग कार्ट है, रिकमेंडेशन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक्स को देखा है अमेजोन पे, तो आप अगली दफा जब आप अमेजोन पे जाएंगे तो जिस किस्म की आपने बुक्स देखी थी उस तरह की बुक्स ही आपको शो की जाएंगी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन होती है कि आपका पास्ट बिहेवियर क्या था, उसके मुताबिक आपको नया जो वेब पेजेस हैं, जो सजेशन है, वो नजर आनी शुरू हो जाए। यानी आपको साइंस फिक्शन का शौक है और आपको रोमांटिक नॉवेल्स के इश्तिहार शो होने शुरू हो जाए, उसका तो कोई फायदा नहीं है। यस, अगर आपने साइंस फिक्शन देखी है, किताबें ब्राउज की हैं, तो आप अगली दफा आएंगे तो आपको साइंस फिक्शन की किताबें ही रेकमेंड होनी चाहिए, ताकि चांसेस बढ़ जाएं कि आप पैसे खर्च करके उसे खरीदेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुकीज जो है वो यूजर सेशन स्टेट मेंटेन करने के लिए भी होते हैं। जो मैंने बात की थी कि आपने एक पेज रिक्वेस्ट किया है, अब उसी सर्वर पे कोई दूसरा पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को दोबारा से ऑथराइज ना करना पड़े, सर्वर को पता लग जाए कि पहले उस पेज से ये आ रहा है, ये लॉग्ड इन नहीं है बंदा। ठीक है, तो ये स्टेट का कॉन्सेप्ट है और कुकीज के थ्रू अचीव की जा सकती है। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि कुकीज का एक जो मसला है वो प्राइवेसी है। यानी आप जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कुकी जो स्टोर होगा आपकी मशीन पे, उसमें आपका ईमेल पड़ा हो सकता है, आपका नाम पड़ा हो सकता है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती है कि आपने किस तरह की चीजें ब्राउज की हैं, क्या क्या वेबसाइट विजिट की है, उन वेबसाइट पे किस तरह की चीजें, फॉर एग्जांपल बुक्स हैं तो कौन सी बुक्स देखी हैं, मूवीज की वेबसाइट है तो कौन सी मूवीज आपने देखी हैं। तो ये आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है। और अगर वो कुकी किसी के हाथ चढ़ जाए तो आपकी प्राइवेसी जो है वो बड़ी बुरी तरह से इन्वेड होगी, आपके बारे में सारी चीजें उसे पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये कुकीज का एक मसला है। फायदा है कि वो स्टेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, मसला है कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कुकीज वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपका एक यूजर है, वो एक ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसी वेबसाइट की, example.org। एक्चुअली ये मैं ठीक करना भूल गया था,
वेबसाइट का नाम होगा amazon.com, ठीक है। तो क्लाइंट जो है amazon.com के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। एक बात याद रखें, ये eBay 8734 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली कुकी वैल्यू है किस चीज की, eBay की, कि क्लाइंट ने माजी में eBay की वेबसाइट को एक्सेस किया था, तो ये आईडी जो है, कुकी जो है, ये उसके कंप्यूटर ब्राउजर में प्लेस हो गया था, ठीक है। अब Amazon को एक्सेस करता है, तो क्योंकि Amazon का कोई कुकी नहीं पड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल एक फ्रेश रिक्वेस्ट होगी और सर्वर समझेगा कि जिंदगी में पहली दफा ये क्लाइंट मेरे तरफ आ रहा है, मुझे एक्सेस कर रहा है। तो Amazon का सर्वर क्या करेगा, वो एक नई आईडी जनरेट करेगा, लेट्स सपोज 1678, और अपने डेटाबेस में एक एंट्री करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आईडी, यानी 1678 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंट्री बन जाएगी, और आप सर्वर के ऊपर जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी ब्राउजिंग करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन बैक एंड डेटाबेस के अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। और जो सर्वर है वो फिर आपको ओरिजिनल वेब पेज भेज देगा, होम पेज जो है, और उसके साथ यानी जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट थी उसकी जो रिस्पॉन्स जा रही है, उसके अंदर एक कुकी की फील्ड भी होगी, यानी सेट कुकी, और उसमें सेशन टोकन जो आपको नजर आ रहा है दैट इज 1678, साथ उसकी एक्सपायरी डेट है कि कुकी किस डेट तक वैलिड होगा, उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा। और भी फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, लीव दैट फॉर नाउ, ठीक है। तो ये जब वेब पेज चला जाएगा आपके ब्राउजर में, तो पहला काम जो आपका ब्राउजर करेगा, वो देखेगा कि जो रिस्पांस आई थी उसके अंदर सेट कुकी की फील्ड नजर आ रही है। तो ब्राउजर क्या करेगा कि वो अपने स्टोरेज में एक कुकी सेव कर लेगा जिसकी आईडी 1678 होगी। अब इसका फायदा क्या होगा, अब अगर क्लाइंट जो है दोबारा सर्वर को एक्सेस करता है, चाहे वो उसी सर्वर पे किसी पेमेंट वाले पेज पे जाना है, या उसी सर्वर पे किसी किसी किताब के या किसी आइटम के होम पेज पे जाना है, उसकी डिटेल देखनी है, तो जो भी रिक्वेस्ट आपका ब्राउजर Amazon के सर्वर को भेजेगा, उस रिक्वेस्ट मैसेज में कुकी की फील्ड सेट होगी, और कुकी में लिखा होगा 1678। अब इसका फायदा क्या है कि जैसे ही Amazon को ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, तो वो कुकी देख के उसे पता लग जाएगा कि ये कौन शख्स है जिसने पेज रिक्वेस्ट किया है, तो वो पेज आपको सेंड कर देगा, पर उसके अलावा वो आपको कोई इस आपकी आईडी रिलेटेड एक्टिविटी करके भी उस पेज को अपडेट करेगा। इसका क्या मतलब है, यानी अगर आपने साइंस फिक्शन वाली किताबें देखी हैं, तो अब आप पेमेंट वाले पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो इस आईडी से उसे पता लग जाएगा Amazon को कि इसने कौन कौन सी किताबें देखी थी पिछले पेज पे, और उनसे रिलेटेड आपको नए इश्तिहार दिखाएगा जो कि उनसे रिलेटेड होंगे। सिमिलरली अगर पिछले पेज पे आपने शॉपिंग कार्ट में कोई आइटम डाला था, तो इस आईडी से सर्वर को पता लग जाएगा कि इसकी शॉपिंग कार्ट में कौन से आइटम पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सारा बैक एंड डेटाबेस में स्टोर किया होगा। तो ये जो आईडी है, ये बेसिकली आपके क्लाइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। कोई दो क्लाइंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनकी सेम कुकी आईडी हो इस सर्वर पे, ये यूनिक होगी, ठीक है। और आपको नजर आ रहा है कि HTTP जो है वो स्टेटलेस है, और जब आपने कुकीज डाल दिए हैं, तो कुकीज के थ्रू सर्वर को पता लग जाता है कि ये रिक्वेस्ट जो है ये किस बंदे ने की है। अब अगर सर्वर चाहे तो उस आईडी की कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बैकएंड डेटाबेस में स्टोर कर दे, और अगर वो नहीं करता तो फिर आईडी अगर आ भी रही है, सर्वर को फायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं लगेगा कि इस आईडी की कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लाइंट है उसने पहले क्या किया था मेरे सर्वर पर, ठीक है। तो ये यूजफुल तब भी होगा जब आप बैकएंड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका लेट्स सपोज एक सेशन खत्म हो गया। अब अगर आप हफ्ते बाद दोबारा Amazon को एक्सेस करते हैं, तो अब क्या होगा कि उसके अंदर एक कुकी की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, और इस कुकी से सर्वर जब इसे लुकअप करेगा अपने बैकएंड डेटाबेस में, तो उसे पता लग जाएगा कि ये शख्स जो है ये एक हफ्ता पहले आया था और उसने मेरे वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी की थी, कौन सी बुक्स को देखा था, कौन सी बुक्स खरीदी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इट इज पॉसिबल कि वो
आपको ऑथेंटिकेट भी इसी से करते हैं, यानी आपको अपना यूजर नेम आईडी वगैरह ना देना पड़े, वो कुकी देख के उसे पता लग जाए कि कौन शख्स है। ठीक है, तो ये कुकीज का कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चन क्लास? तो अगर कुकीज को मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ऑथेंटिकेशन का है, तो अगर आपने कुकीज के थ्रू ऑथेंटिकेशन करनी है तो पहला स्टेप क्या होगा कि ब्राउजर जो है, यूजर जो है, वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा वेबसाइट पे और एंटर दबा देगा। तो ये क्रेडेंशियल्स जो है ये सारे के सारे HTTP रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को पहुंच जाएंगे। सर्वर सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि आया यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है, और अगर करता है, ठीक है, तो वो एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा। इसकी इंफॉर्मेशन वो अपनी मेमोरी में या डेटाबेस में स्टोर भी कर लेगा कि ये आईडी जो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यूजर है वो लॉग्ड इन है, और फिर वो ये आईडी जो है ये कुकी के थ्रू यूजर को भेज देगा। यूजर क्या करेगा, वो अपने इस कुकी को स्टोर कर लेगा ब्राउजर जो है, और फिर अगली जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी उन सारी रिक्वेस्ट में HTTP का जो हेडर होता है उसमें ये सेशन आईडी, ये कुकी जो है ये भी प्लेस कर देगा। तो अब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचेगी तो वो सबसे पहले देखेगा कि कुकी में सेशन आईडी क्या है, और फिर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि ये आईडी जो है ये लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, वरना नहीं करेगा। और जैसे अगर एक्सपायर हो गया है या वैलिड नहीं है तो इन दैट केस सर्वर आपको बता देगा कि ये आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और शायद वो ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन जो है वो आपको शो करता है। और आपने ये देखा होगा कि आपके कुछ आपके वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपने एक बार पासवर्ड वगैरह डाल दिए तो अब वो लॉग्ड इन ही रहता है टिल सच टाइम कि आप लॉग ऑफ ना करें, चाहे आप हफ्ते बाद चाहे आप महीने बाद भी आए, वो लॉग्ड इन नहीं होगा। तो बेसिकली इस तरीके से कोई ऑथेंटिकेशन हो रही होती है, नॉट नेसेसरीली कुकीज बेस्ड, फर्क भी हो सकती है, पर लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग कि आप जो है कुकीज के थ्रू सारी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, परफॉर्मेंस, कि आप जो है जो भी आपकी रिक्वेस्ट जा रही है अगर उसके साथ एक कुकी भी है, ठीक है, एक कुकी भी है, तो मसला क्या होगा कि आपको जब जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी वो पहले कुकी देखेगा, उसमें से सेशन आईडी एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे डेटाबेस में या मेमोरी में लुकअप करेगा। तो ये प्रोसीजर जो है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपकी प्रोसेस जो है उसे स्लो डाउन करेगा। दूसरा इशू कुकी फ्रॉड का है कि लेट्स सपोज ईव है, उसके हाथ में आपका कुकी आ गया है किसी तरीके से, उसने इंटरसेप्ट कर दिया है। अब अगर वो इस कुकी को इस्तेमाल करते हुए किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजती है तो क्या होगा कि वेबसाइट उस कुकी को देखेगी और समझेगी कि ये जो है ये ईव की तरफ से आया है, और ईव जो है एक वैलिड यूजर है। तो बेसिकली अकाउंट किसी और का था, लेट्स सपोज एलिस बॉब का अकाउंट था, पर ईव के हाथ में क्योंकि कुकी आ गया है तो ईव जो है एलिस को फॉर एग्जांपल इंपर्सनेट करेगी, और वेबसाइट समझेगी, जो सर्वर है वो समझेगा कि ईव जो है शायद एलिस है, और इस चीज को आप क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक कहते हैं। इनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग आपको बस ये पता होना चाहिए कि कुकी अगर आपके हाथ में है तो आप किसी और को इंपर्सनेट करके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन है लोड बैलेंसिंग, कि आपका वेब पेज यूजुअली आजकल क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक मशीन नहीं होती, आपकी मल्टीपल मशीन होती है। यानी वेबसाइट का कुछ हिस्सा वो एक मशीन से आएगा, कोई और हिस्सा वो किसी दूसरी मशीन से आ रहा होगा, कोई तीसरा हिस्सा किसी तीसरी मशीन से आ रहा होगा। और इसका मकसद क्या होता है? लोड बैलेंसिंग करना, कि सारी की सारी रिक्वेस्ट अगर एक ही मशीन पे जा रही है तो उस पर बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को मल्टीपल मशीन साइमल्टेनियसली सर्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका अगर कुकी बेस्ड आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो वो एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच में तो बड़े आराम से हो जाएगा, पर अगर मल्टीपल सर्वर हैं जो कि आपको सर्व कर रहे हैं तो फिर बेसिकली हर सर्वर जो काम कर रहा है वो बाकी सारे सर्वर को पता होना चाहिए।
यानी एक सर्वर ने आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन की है वो दूसरे सर्वर को भी पता होना चाहिए, वो तीसरे सर्वर को भी पता होनी चाहिए, ताकि आप जब किसी को भी कुकी भेजते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन सारे सर्वर्स को पता हो, वो ऑन द सेम पेज हो, उन्हें पता हो कि ये यूजर क्या कर रहा है इस वेबसाइट पे, क्या चीजें ब्राउज कर रहा है, कोई पे किया है कि नहीं, शॉपिंग कार्ट में कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी को पता है और किसी और सर्वर को नहीं पता, तो ये जो है इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपका जो सेशन है वो पूरे का पूरा मैसअप हो जाएगा। तो ये जो स्टेट इंश्योर करना कि सारों के अक्रॉस ऑल सर्वर आपकी स्टेट जो है वो सेम हो, वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है। एनी क्वेश्चन क्लास, क्या शुड वी मूव ऑन? ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी सॉल्यूशन है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यानी अभी हम कर रहे थे एक कुकीज को इस्तेमाल करते हुए सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो टोकन बेस में क्या होता है कि आपके सेशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर पे स्टोर करने की बजाय आप क्या करेंगे कि सेशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है एक टोकन के अंदर स्टोर करेंगे। टोकन क्या है अभी देखते हैं। यानी ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन हुई, आपकी शॉपिंग कार्ट थी, उसमें जो भी आइटम थे वो सारे के सारे टोकन के अंदर पड़े होंगे। अब अगली रिक्वेस्ट में आप इस टोकन को साथ भेज देंगे सर्वर को, तो सर्वर जो है वो टोकन देके उसे पता लग जाएगा कि इस शख्स की क्या एक्टिविटी थी ऑन द प्रीवियस पेज। इस टोकन को आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिजिटली साइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कुकीज में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक तो उसका साइज लिमिट होता है और कुकीज का एक स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक वो काम कर रहा होता है। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट इस चीज को इतना ज्यादा आखिरी हर्फ ना समझें, क्योंकि टोकन बेस्ड अप्रोच जो है वो इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कुकीज। ठीक है, पर लीव दैट फॉर नाउ। लेट्स सपोज फॉर दिस लेसन कि टोकन बेस्ड और कुकी बेस्ड टेक्निक्स दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ऑलराइट, तो इस अप्रोच में होगा क्या कि सबसे पहले क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को और उसमें उसके सारे लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे। सर्वर क्या करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्रेडेंशियल्स मैच करते हैं, ये वैलिड यूजर है कि नहीं, और इसे किस तरह की एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं ऑन दिस सर्वर। यानी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो वो सिर्फ अपने ग्रेड देख सकता है, टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट के भी ग्रेड्स देख सकता है, डायरेक्टर है तो वो सारों के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सर्वर ये सारी चीजें डिटरमिन करेगा, उसके बाद वो एक टोकन जनरेट करेगा जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि यूजर कौन है और उसे क्या क्या चीजें एक्सेस करने की इजाजत है, और इसे डिजिटली साइन करेगा। साइन का क्या मतलब है कि बेसिकली उसकी एक हैश जनरेट करके उस हैश को अपनी प्राइवेट की के साथ जो है वो साइन कर देगा। अभी टोकन जो है वापस क्लाइंट के पास भेजा जाएगा, तो क्लाइंट इसे अपने ब्राउजर के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर क्लाइंट क्या करेगा, अब जब अगली कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी है उसी सर्वर को, ठीक है, तो क्लाइंट HTTP के हेडर में उस टोकन को पेस्ट कर देगा जो भी रिक्वेस्ट होगी। तो जैसे ही ये टोकन सर्वर के पास पहुंचेगा, ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी, तो इस टोकन को डिकोड करके देखेगा कि जो साइन किया हुआ था वो वैलिड है कि नहीं। यानी जो मेरा टोकन था उसकी जो हैश वैल्यू थी वो, और सर्वर ने जो हैश वैल्यू साइन करके साथ भेजी थी वो, ये दोनों मैच करते हैं कि नहीं। अगर मैच करते हैं तो सर्वर समझेगा कि ये ऑथेंटिक यूजर है और उस यूजर को क्या क्या चीजें एक्सेस करने की इजाजत है, तो वो उस टोकन के अंदर ही पड़ा हुआ है, डिक्रिप्ट करके जो आपका सर्वर है वो डिसाइड कर लेगा कि इसे क्या इजाजत है क्या नहीं है। और आखिरी बात है कि जब सेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी अब और कोई इंटरेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में नहीं होनी, तो क्लाइंट के एंड पे जो है वो सर्वर डिलीट कर दिया जाएगा ब्राउजर पे, यानी, और जो सर्वर सॉरी टोकन डिलीट होगा क्लाइंट एंड पे, ब्राउजर पे, और सर्वर एंड पे जो है वो कोई स्टेट ऐसा मेंटेन हो नहीं रही थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन टोकन के अंदर ही थी। तो जब क्लाइंट ने उस टोकन को डिलीट कर दिया
तो वो फिर डिलीट हो गया। अब सर्वर एंड पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली बिल्कुल ही ब्रॉड लेवल पे मैंने एक जेनेरिक किस्म के टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम की बात की है। अब हमने एक एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखनी है, और बिफोर दैट ये पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो क्लैरिफिकेशन ले लें, वरना पे लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, आपको आवाज तो आ रही है ना? यस सर। जी सर। थैंक यू। ठीक है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, स्केलेबिलिटी, कि क्योंकि सर्वर को के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेंटेन करनी पड़ रही, सारी की सारी इंफॉर्मेशन टोकन के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपका सर्वर जो है वो बड़े आराम से स्केल हो जाता है। ठीक है, जितने ज़्यादा पेजेस को आप एक्सेस करेंगे सर्वर के ऊपर कोई मसला नहीं होगा, आपका जो टोकन है उसके अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी। दूसरा फायदा है सिक्योरिटी का, कि क्योंकि टोकन जो है इनक्रिप्ट हो सकते हैं एंड दे एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो ये सिक्योर होते हैं। अगर टोकन चोरी भी हो जाता है तो उसे कोई रीयूज जहाँ तो कर नहीं सकेगा क्योंकि इनक्रिप्टेड है, और अगर इनक्रिप्टेड नहीं है और यूज कर भी लेता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा, तो ये सिक्योर है। और आखिरी चीज है ऑथराइजेशन, कि आपके जितनी भी एक्सेस रूल्स थे और जो भी क्रेडेंशियल्स थे वो सारे के सारे उस टोकन के अंदर अवेलेबल है। अब आप अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे तो वो टोकन जो है सर्वर को हर दफा बता देगा कि ये कौन यूजर है, इसे क्या करने की इजाजत है। ठीक है, बट दिस डज नॉट एंड हियर। इसका एक दूसरा फायदा क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे आप क्या करते हैं कि आप उस वेबसाइट का कोई अकाउंट नहीं बनाते, आप गूगल का या फेसबुक का अकाउंट इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी होता क्या है कि आपने गूगल के अंदर लेट्स सपोज लॉग इन कर लिया है, आपने गूगल के वेबसाइट को अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेंड किया है, तो गूगल ने आपको एक टोकन भेज दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि गूगल की नहीं है, पर वो गूगल के क्रेडेंशियल जो है, गूगल का अकाउंट आपको इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, तो क्या होगा कि आप इस टोकन को जब उस वेबसाइट को भेज देंगे तो उस टोकन को देख के उसे समझ आ जाएगी कि ये गूगल का कौन सा वाला यूजर है और आया ये गूगल में लॉग्ड इन है भी कि नहीं है। बाय द वे कोई एग्जांपल देगा आपको, कोई याद पड़ता है वेबसाइट जिसके अंदर किसी और गूगल या फेसबुक का अकाउंट इस्तेमाल होता हो? एनी आइडियाज? रेडिट। रेडिट में गूगल का अकाउंट इस्तेमाल होता है, फेसबुक का। चले एक अक्सर परफेक्ट जहाँ फेसबुक भी होता है गूगल भी हो ही जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल आ गया कि आपने रेडिट इस्तेमाल करना है, तो आपके ब्राउजर में जो गूगल का या फेसबुक का टोकन पड़ा होगा, आप रेडिट को वो वाला टोकन भेजेंगे तो रेडिट समझ जाएगा कि कौन यूजर है। टोकन परमानेंट होता है क्योंकि सेशन बेस्ड होता है। अब इट डिपेंड्स, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सेशन बेस्ड है, कि जब तक आपने लॉग ऑफ नहीं किया तब तक वो टोकन रहेगा, जैसे ही लॉग ऑफ किया टोकन खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपने गूगल में लॉग आउट कर दिया है और फिर आप रेडिट को एक्सेस करना चाहते हैं तो शायद आप ना कर सके, ये चेक कर लेना, यानी कुछ वेबसाइट से चेक लगाया होगा कि जैसे लॉग ऑफ किया है वो टोकन भी डिलीट हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर और वेबसाइट है जहां पे ये बिहेवियर डिस्प्ले होगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ वेबसाइट यानी कि जैसे हमारा एलएमएस है वो काफी देर बाद वो ऑटोमेटिकली कह देता है कि अब सेशन अब दोबारा लॉगिन करें। वो एक्सपायर हो गया होता है। जी जी। अगर वो कुकी इस्तेमाल हो रहा है या वो टोकन इस्तेमाल हो रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या इस्तेमाल होता है, पर जो भी इस्तेमाल होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है, और अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो टोकन या कुकी जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपका टोकन का फायदा है। अब हमने एक एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखनी है एंड दैट इज JWT, जेसन वेब टोकन। पहली चीज है कि जेसन क्या है, तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने C++ में पढ़ा होगा ऊप में
कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक आपका जो है एक आप समझिए कि टेम्पलेट है जिसके अंदर आपका सारा डेटा पड़ा होता है। यानी अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका जीपीए, ये सारी चीजें उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी होंगी। तो जेसन क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट फाइल में रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और सिंपल फॉर्मेट है, इसे कोई भी वेबसाइट, कोई भी आपका सर्वर है, कोई भी एप्लीकेशन है, बड़े आराम से इसे रीड कर सकती है, ठीक है। और यूजुअली इस्तेमाल होता है कि सर्वर ने या क्लाइंट ने आपस में एक दूसरे को अगर डेटा शेयर करना है तो वो उसे जेसन के फॉर्मेट में ट्रांसमिट करते हैं। जेसन फॉर्मेट का फायदा क्या होता है कि उसे देखते साथ ही एप्लीकेशन को समझ आ जाती है कि ये वैल्यू जो है ये किस फील्ड से या किस वेरिएबल से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। और भी फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सएमएल वगैरह शायद आपने देखा हो, पर जेसन जो है ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी जेसन के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कोई देखा हो कि कोई ऐसी एप्लीकेशन लिखी है जो कि थर्ड पार्टी वेब सर्विस को कनेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन मंगवा रही है। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाते हैं जो कि ट्रैवल वेबसाइट है और उसमें आपने किसी दूसरे मुल्क का वेदर शो करना है या किसी एयरलाइन कंपनी की टिकट की प्राइसेस शो करनी है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट करेंगे चांसेस आर कि ये जेसन फॉर्मेट में क्लाइंट एंड तक पहुंच रही होगी और फिर आपके एंड पे जो है जो एप्लीकेशन या जो वेब पेज है, जो ब्राउजर है, वो उस जेसन में जो भी डेटा था वो डिस्प्ले कर देगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट जेसन क्या है, ये डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है। तो कमिंग बैक टू JWT, तो JWT एक स्टैंडर्ड है, वेब स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर होगी यूजिंग ए जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। JWT जो है ये टोकन जो है बेसिकली इट कैन आइदर बी साइंड JWS या इनक्रिप्टेड JWE, या दोनों हो सकते हैं कि साइंड भी होगा और इनक्रिप्टेड भी होगा। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर आप इसे इनसिक्योर JWT कहते हैं कि ना इसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन हो रही है क्योंकि साइन नहीं किया हुआ, ना इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो रही है क्योंकि इनक्रिप्ट भी नहीं किया हुआ, तो इसलिए इनसिक्योर। और जेसन वेब टोकन का फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट सिंपल है, आपका सबसे पहले हेडर होगा, उसमें जितनी भी हेडर इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी, उसके बाद एक डॉट आएगा, डॉट बेसिकली बता रहा होगा कि हेडर खत्म हो गया, अब पेलोड शुरू होना है, फिर पेलोड की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, फिर एक और डॉट आएगा, वो अगला डॉट बताएगा कि यहाँ पे पेलोड की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है और अब सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है। अब इस चीज को ज्यादा डिटेल में देखें। हाँ, तो पहली चीज है हेडर। तो JWT के हेडर का ये एग्जांपल सैंपल फॉर्मेट है कि कर्ली ब्रेसेस के बीच में एल्ग लिखा हुआ है जो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एल्गोरिदम क्या है और साइनिंग या इंक्रिप्शन के लिए, और आगे स्पेसिफाई किया है कि कौन सा वाला एल्गोरिदम। नीचे टाइप लिखा हुआ है, टाइप बेसिकली बता रही है कि आपका टोकन जो है उसकी टाइप क्या है जिसको आप इनक्रिप्ट या साइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला पार्ट हो गया। इसमें और जो हेडर के अंदर फील्ड हो सकती है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एक तो एल्गोरिदम हो गया, एक टाइप हो गया, फिर कंटेंट टाइप हो गया कि एक तो टोकन है ना, दूसरा कि ये टोकन किस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्या टाइप है। फिर की आईडी हो सकती है। की आईडी का क्या मतलब है, ये एक्चुअल की नहीं होती, पर अगर मल्टीपल कीज इस्तेमाल हो रही हैं सर्वर एंड पे और आप सर्वर को बेसिकली टोकन के थ्रू सर्वर को बताना है कि उनमें से कौन सी की इस्तेमाल हुई है, तो की आईडी में एक हिंट होगी, एक वैल्यू होगी जिसे देख के सर्वर को पता लग जाएगा कि मैंने ये टोकन इनक्रिप्ट या साइन करने के लिए कौन सी वाली की इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फील्ड हैं जो कि हेडर में हो सकती हैं। हमने जो एग्जांपल दिया है उसमें सिर्फ एल्गोरिदम और टाइप की फील्ड डाली थी। और यहाँ पे HS256 का क्या मतलब है कि आपका जो हेडर है, आपका जो एल्गोरिदम है साइन करने के लिए वो HMAC SHA-256 है, ठीक है। शाह तो हमने कर लिया है, HMAC का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सिमिलर है
वो आप देख लेना, वो हमने क्लास के अंदर कवर नहीं किया था। तो हेडर के बाद डॉट आएगा और फिर पे लोड इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें एक फील्ड है लॉग्ड इन एज और उसकी वैल्यू एडमिन है, और एक IAT है यानी इशूड एट टाइम, और वो ये टाइम स्पेसिफाई करती है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट होता है आपके टोकन का। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी उस सेशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्वर स्टोर करना चाहता है, तो सर्वर जो है अपने डेटाबेस में स्टोर करने की बजाय इस टोकन के पे लोड के अंदर स्टोर कर देगा। फॉर एग्जांपल यूजर की आइडेंटिटी, कि कौन यूजर है, उसकी एक्सेस राइट्स, वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सारी एक्टिविटी भी इस पे लोड के अंदर स्टोर हो सकती है। और पे लोड के अंदर जो भी फील्ड होती हैं उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होता है क्लेम। उन सारों को क्लेम कहते हैं। लॉग्ड इन एज जो है वो एक क्लेम है, IAT जो है वो एक क्लेम है। और क्लेम क्या होता है? बेसिकली उस एंटिटी के रिलेटेड एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्लेम फील्ड जो है वो 3 किस्म की हो सकती हैं। एक रजिस्टर्ड क्लेम नेम होता है, ये रिजर्व नेम है, यानी ये पूरी दुनिया में जो है ये अवेलेबल है और उनका एक मखसूस काम है। फॉर एग्जाम्पल IAT जो है इट इज अ रजिस्टर्ड क्लेम नेम। आप IAT को सिर्फ और सिर्फ इशूड एट टाइम जो है उस टाइम की वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप IAT में अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं डाल देंगे, यानी टाइम की बजाय आप कहें कि मैंने यूजर की ID डालनी है, तो वो आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व नेम है। इसका जो मकसद है आप उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मकसद किसी डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते इस नाम को। ठीक है, तो ये एक टाइप की क्लेम फील्ड है। दूसरी टाइप होती है पब्लिक क्लेम नेम। इसमें क्या होता है कि ये पब्लिक होता है, सारी दुनिया को पता होता है इस नाम का। अब इस नाम को इस्तेमाल कैसे करना है वो यूजर को इजाजत है अपनी मर्जी से डिसाइड कर ले कि मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। जो एप्लीकेशन का डिजाइनर है, जो प्रोग्रामर है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि फलाना नाम है, पब्लिक नेम है, उसे मैं इस वैल्यू, फलानी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इट इज अलाउड प्रोवाइडेड कि कोई और जो है ऑलरेडी इस नाम को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर रहा, यानी कोलिजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने एक नाम सजेस्ट कर दिया, पब्लिक नेम रख लिया, मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन जो है इस नाम को टोकन में फलाने वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेगी। किसी और जगह पे कोई बंदा बैठा हुआ वो कहता है कि मैं भी यही नाम इस्तेमाल करूंगा, पर मैं किसी और वैल्यू, किसी और टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो इस चीज की इजाजत नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारी दुनिया उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी जो टाइप होती है वो होते है प्राइवेट क्लेम नेम। तो ये बेसिकली जो है आपकी जो एप्लीकेशन है, आपने अगर कोई नाम रखना है कि ये फील्ड का नाम होगा और मेरी एप्लीकेशन में इस काम के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए है। कोई और शख्स अगर कोई डिफरेंट एप्लीकेशन बना रहा है और उसमें भी वो यही नाम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी मर्जी, वो जिस मकसद के लिए चाहे इस्तेमाल करें, उस नाम और इस नाम के बीच में कोई लिंक नहीं होगा। बेशक 1000 लोग हैं जो कि अपनी मर्जी का नाम और अपनी टाइप ऑफ डेटा के लिए उस नाम को इस्तेमाल करें, फाइन। पब्लिक में ऐसे नहीं था। पब्लिक में अगर एक नाम है जो कि किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हर कोई अपनी एप्लीकेशन में उस नाम को इस्तेमाल कर सकता है, पर उसी मकसद के लिए। कोई डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर नहीं करने की इजाजत। प्राइवेट क्लेम नेम में ये कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं एक नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी बेशक कर लें किसी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए, कोई तीसरा बंदा वही नाम इस्तेमाल कर ले किसी तीसरी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए इन हिज एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये पे लोड का कॉन्सेप्ट हो गया। और पे लोड में जो रजिस्टर्ड क्लेम नेम है यानी रिजर्व, जो कि दुनिया में मशहूर वेल नोन है, उनमें से काफ़ी हैं। कुछ जो मैंने मेंशन किए हैं उनमें से एक ISS है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एंटिटी थी जिसने ये टोकन इशू किया है। फॉर एग्जाम्पल जीमेल, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। फिर अगला जो फील्ड होगी वो होगी सब की। ये बेसिकली स्पेसिफाई करती है कि कौन सी एंटिटी है, ये आइडेंटिफाई करती है उस एंटिटी को जो कि इस टोकन का सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट क्या है कि आपने अगर लॉगिन किया है, ठीक है, आपने अगर लॉगिन किया है फेसबुक में, तो ISS जो है वो फेसबुक होगा और सब्जेक्ट जो है वो आप होंगे। अब आपने यही टोकन जो है अगर
रेडिट को भेजना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें AUD की फील्ड होगी जो कि स्पेसिफाई करेगी कि ये टोकन जो है ये किस रेसिपिएंट को भेजा जा रहा है, यानी रेडिट को भेजा जा रहा है। उसके अलावा EXP की फील्ड है जो कि एक्सपायरी टाइम बताती है कि इस टाइम के बाद जो है इस टोकन को इस्तेमाल नहीं करना। फिर NBF एंड नॉट बिफोर की फील्ड ये स्पेसिफाई करती है कि इस टाइम से पहले या इस डेट से पहले इस टोकन को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसके बाद इस्तेमाल करने की इजाजत है। और लास्टली IAT है, ये बेसिकली बताती है कि इशूड एट टाइम, कि किस टाइम के ऊपर ये टोकन इशू किया गया था। और ये जो आखिरी 3 वैल्यूज है इनका फायदा क्या है? बेसिकली रीप्ले अटैक से बचने के लिए है कि मेरा टोकन किसी और के हाथे चढ़ गया है, तो वो इसे इस्तेमाल करेगा तो दूसरे एंड पे पता लग जाएगा कि डेट से या एक्सपायरी से वो डिसाइड कर सकते हैं कि आया इस टोकन को इस्तेमाल करना है या इसे रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी की जो है एक्सपोज हो गई है तो एक्सपायरी का फायदा होगा कि एक्सपायरी के बाद वैसे ही ये टोकन इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो फिर आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के लिए कुछ फीचर ऐड कर दिया जाता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगला पॉइंट है सिग्नेचर का आखिरी जो फील्ड है, यानी पहले हेडर था, फिर डॉट, फिर पेलोड, फिर डॉट और फिर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या होता है? सिंपल है, आपका जो भी हेडर और पेलोड में डेटा था उसका एक हैश कैलकुलेट किया जाता है और उस हैश को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है यूजिंग अ सीक्रेट की। जो बेसिकली हमने डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट पिछले लेसन में देख चुके हैं, ये वही है कि सीक्रेट की से जब इंक्रिप्ट कर दिया है तो अब जब सर्वर के पास वापस ये टोकन आएगा तो वो डिक्रिप्ट करेगा हैश वैल्यू को, फिर देखेगा कि ये हैश वैल्यू और जो हेडर और पेलोड की हैश वैल्यू उसने उस टाइम पे कैलकुलेट की है वो दोनों मैच करते हैं कि नहीं। अगर मैच करते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर 1 कोई रद्दोबदल नहीं हुई, और नंबर 2 क्योंकि उसकी सीक्रेट की इस्तेमाल हुई थी फॉर इंक्रिप्शन, तो इसका मतलब है कि उस सर्वर ने ही उस टोकन को साइन किया था, सर्वर के अलावा किसी ने उसे साइन नहीं कर दिया। तो वो फिर ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि टोकन जेन्युइन है, ये कोई गलत या मिसयूज्ड या कोई कॉम्प्रोमाइज किस्म का टोकन नहीं है। अब JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? नंबर 1, क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ। अगर क्रेडेंशियल वैलिड है तो सर्वर क्या करेगा? एक साइंड टोकन जनरेट करेगा JWT और वो वापस क्लाइंट को भेज देगा। अब ये साइन वाला काम जो है ये 2 तरीकों से हो सकता है। एक तरीका है सिमेट्रिक सिग्नेचर का। सिमेट्रिक आपने देखा था कि एक सिंगल सीक्रेट की होती है, वो उस की से एनक्रिप्ट कर देगा या तो पूरे डेटा को या फिर उस टोकन का जो हैश वैल्यू थी सिर्फ उस हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट कर देगा यूजिंग द सिंगल सीक्रेट की। और ये काम पे इस्तेमाल होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि देखें वो टोकन जो है क्लाइंट के पास चला गया, अब क्लाइंट उस टोकन को खोल के नहीं देखेगा, क्लाइंट बस कहेगा कि टोकन मुझे मिल गया है, अब मैंने सर्वर को अगली जो रिक्वेस्ट भेजनी है उसके अंदर में यही टोकन जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब वो टोकन जब पहुंचेगा सर्वर के पास तो सर्वर उस टोकन को डिक्रिप्ट करके देख लेगा कि ये मैंने ही जनरेट किया था, सिग्नेचर मेरा ही है कि नहीं। अगर मेरा ही है तो उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक सिग्नेचर की ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है एसिमेट्रिक की। यहाँ पे क्या होता है कि सर्वर को जब आपने लॉगिन किया है तो सर्वर एक टोकन जनरेट करेगा और उसे साइन करेगा यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की, और फिर ये टोकन क्लाइंट के साथ शेयर कर देगा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट किया है तो अब अपनी पब्लिक की के साथ उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो अगर क्लाइंट ने ये टोकन किसी तीसरी पार्टी को भेजना था, फॉर एग्जांपल फेसबुक का टोकन रेडिट को भेजना है, तो क्या होगा? वो ये टोकन रेडिट को भेज देगा और रेडिट का सर्वर जो है वो फेसबुक की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए चेक करेगा कि ये टोकन जो है ये डिजिटली फेसबुक ने साइन किया है या ये किसी और ने साइन किया है या इसके अंदर कोई रद्दोबदल हुई है। तो अगर फेसबुक की पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो गया तो आपके सर्वर को पता लग जाएगा
कि यस ये टोकन जो है ये जेन्युइन है, और फिर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे इस्तेमाल करके उसे पता लग जाएगा कि कौन सा क्लाइंट है जो कि लॉग्ड इन है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आपको सर्व करेगा। ठीक है, एनीवे तो ये जो क्लाइंट के पास जैसे ही टोकन आते हैं तो वो उसे ब्राउजर में स्टोर कर देते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो भी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर को भेजनी है, चाहे वही सर्वर है जिससे टोकन जनरेट किया है या कोई थर्ड पार्टी सर्वर है, तो उन सारी रिक्वेस्ट में ये टोकन जो है वो HTTP हेडर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, और जहां से आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। ठीक है, सर्वर को जब ये टोकन मिलेगा तो वैलिडेट करेगा, टोकन चेक करेगा कि मैंने ही साइन किया है कि किसी और ने किया है, और अगर वो साइन वैलिड है तो क्लाइंट को एक्सेस मिल जाएगी। और क्लाइंट को किस चीज़ की एक्सेस मिलेगी, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि सिर्फ इन फंक्शनैलिटीज़ की एक्सेस मिलनी चाहिए तो सर्वर वो फंक्शनैलिटीज़ की एक्सेस दे देगा। अगर ये इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है उस टोकन में तो फिर कंप्लीट एक्सेस जो है, जो भी सर्वर के रूल्स के मुताबिक मैक्सिमम एक्सेस है वो मिल जाएगी। एनी क्वेश्चन? आखिरी पार्ट है इसका कि इनवैलिडेट अगर हो जाए JWT, यानी JWT जो है आपका टोकन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपकी की लीक होगी या कोई भी वजह हो सकती है, तो इन दैट केस दो ऑप्शन हैं जो कि की जा सकती हैं। एक एक्शन है कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि टोकन का एक एक्सपायरी टाइम होता है, तो आप इंतज़ार कर लें, तो जो कॉम्प्रोमाइज टोकन है उस एक्सपायरी टाइम के बाद वैसे ही बेकार हो जाएगा। और अगर ये टोकन ऐसा है कि उस एक्सपायरी टाइम से पहले पहले आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो फिर दूसरी ऑप्शन है उसे कैंसिल करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है लॉग ऑफ करता है तो वो टोकन कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो भी सर्वर है उसकी ब्लैक लिस्ट में ये इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी कि ये जो टोकन है ये अब वैलिड नहीं रहा, ताकि अगर उस सर्वर को वो टोकन आता है कहीं से तो अपनी ब्लैक लिस्ट को एक्सेस करके उसे पता लग जाएगा कि ये टोकन जो है ये तो इनवैलिडेट हो चुका हुआ है, तो उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अब आखिरी पॉइंट है कि JWT को हैक किया जा सकता है कि नहीं। तो दो तरीके हैं जिनसे इन्हें हैक किया जा सकता है JWT को। ये पहले तो बेसिकली जो पुरानी लाइब्रेरीज है, ठीक है, पुरानी जो लाइब्रेरीज थी उनमें कुछ लॉजिकल एरर्स थे, तो जो हैकर्स थे उन्होंने उन लॉजिकल एरर्स को इस्तेमाल करते हुए JWT को हैक किया। ठीक है, अब जो उन लाइब्रेरीज की अपडेटेड वर्जन है, नई वर्जन है, उनमें ये शायद ना फिक्स कर दिया गया हो, पर अगर कोई वेबसाइट अभी भी पुरानी वाली लाइब्रेरी ही इस्तेमाल कर रही है तो ये जो अटैक है ये उन पर वर्क कर जाएगा। और इसमें बेसिकली लॉजिकल एरर था क्या कि जब भी कोई टोकन रिसीव होता था, साइन टोकन जो कि यूजिंग अ सिमेट्रिक एल्गोरिथम साइन हुआ है, तो मसला क्या था लाइब्रेरी में कि वो पब्लिक की के थ्रू जो है वो सिग्नेचर को वेरीफाई कर देती थी। इसका क्या मसला था, जब हम देखते हैं कि अटैक वर्क कैसे करता है। लेट्स सपोज सर्वर ने एक टोकन बनाया है, फिर उस टोकन की एक हैश जनरेट की है हेडर और पेलोड से, और फिर उसे साइन कर दिया की के साथ, ताकि उसका सिग्नेचर पार्ट, की यानी अपनी प्राइवेट की से उसे साइन कर दिया ताकि उसका सिग्नेचर पार्ट बन जाए। ठीक है, अब अगर HS256 इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक ही सीक्रेट की होती है जो कि साइन और जो कि यानी साइन और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, पर अगर RS यानी RS से बेस्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है RS250 से, तो इन दैट केस प्राइवेट की इस्तेमाल होती है टोकन को साइन करने के लिए, और पब्लिक की इस्तेमाल होती है चेक करने के लिए टोकन वैलिड है कि नहीं। तो अटैक क्या था कि अटैकर जो है सबसे पहले कोशिश करता था कि किसी यूजर का टोकन जो है उसे इंटरसेप्ट करके अपने हाथ में ले जाए। फिर वो क्या करता था, सबसे पहले, बाय द वे इनक्रिप्टेड नहीं होगा टोकन, अगर इनक्रिप्टेड है तो फिर ऑब्वियसली अटैक नहीं हो सकता, पर अज्यूम करें कि ये इनक्रिप्टेड नहीं है, साइंड है, टोकन को साइन किया हुआ है पर इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ। और बाय द वे मकसद क्या होता है, आप हर चीज को इनक्रिप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनक्रिप्शन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सिग्नेचर जनरेट करना इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उस सारे को इनक्रिप्ट करना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इन सम केसेस आप कोशिश करते हैं कि चलो साइन तो करना मजबूरी है पर इंक्रिप्शन उसे रहने दो। तो अगर अनक्रिप्टेड टोकन है वो अटैकर के हाथ में लग गया है
तो सबसे पहले अटैकर क्या करेगा कि उसका जो ALG वाला पैरामीटर था उसमें एल्गोरिदम को चेंज कर देगा फ्रॉम RS-256 टू HS-256, यानी RS जो है वो पब्लिक की इंक्रिप्शन थी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की दोनों इस्तेमाल होती है, और HS-256 जो है वो सीक्रेट की इंक्रिप्शन है, सिमेट्रिक, जिसमें सिर्फ एक ही की होती है। अब क्या होगा कि अटैकर जो है उसका पे लोड चेंज कर देगा जैसे उसकी अपनी मर्जी है, यानी अपनी आईडी फॉर एग्जाम्पल डाल देगा ताकि सर्वर को पता लग जाए कि ये जो आईडी है इसे लॉगिन की इजाजत दे देनी है, ये लॉग्ड इन है। तो पे लोड में जो भी इंफॉर्मेशन अटैकर डालना चाहता है वो डाल देगा। फिर वो क्या करेगा कि अब उस टोकन को साइन करेगा यूजिंग सर्वर्स पब्लिक की। याद रखें, साइन जब किसी डॉक्यूमेंट को करना होता है तो वो प्राइवेट की के साथ होता है। पर बेसिकली मसला क्या था कि आपकी लाइब्रेरी में बग थी जिसकी वजह से अटैकर ने फायदा क्या उठाया कि उसने सर्वर की पब्लिक की जो कि कॉमनली अवेलेबल है उससे इनक्रिप्ट कर दिया उस टोकन को और फिर सेंड कर दिया सर्वर को। अब सर्वर को जब वो टोकन मिलेगा तो वो देखेगा कि एल्गोरिदम HS-256 है, तो वो समझेगा कि ये पब्लिक प्राइवेट की वाली इंक्रिप्शन नहीं है, ये सिंगल की वाली इंक्रिप्शन है। तो लाइब्रेरी में बग क्या थी कि सर्वर जो है अपनी पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, और आपने पब्लिक की से ही इनक्रिप्ट किया था, ठीक है, तो वो डिक्रिप्ट होगा, सही हो जाएगा, वो सिग्नेचर को मैच करेगा जो एक्चुअल हैश वैल्यू उससे, और वो समझेगा कि ये जो टोकन आया है ये वैलिड है, और वो उस यूजर को पूरी एक्सेस दे देगा, एप्लीकेशन की, वेब सर्वर की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि असूली तौर पे क्या होना चाहिए था कि क्योंकि सर्वर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन साइनिंग इस्तेमाल कर रहा था, तो वो प्राइवेट से इंक्रिप्ट करता था और पब्लिक से डिक्रिप्ट करता था, वैलिडेट करता था। तो अटैकर ने क्या किया, एल्गोरिदम का नाम चेंज कर दिया। उसने कहा कि ये एल्गोरिदम जो है ये RS-256 के बजाय हम HS-256 इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सर्वर जो है वो RSA वाला इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद पेलोड में जो भी अटैकर लिखना चाहता था उसने लिख दिया। अब क्योंकि पेलोड चेंज हुआ है तो नया सिग्नेचर कैलकुलेट करना है, तो वो सिग्नेचर जो है अटैकर कैलकुलेट करेगा यूजिंग द पब्लिक की, और जो एल्गोरिथम है वो HS-256 होगा। अब ये पब्लिक की सर्वर की, अब ये टोकन जब सर्वर को जाएगा तो सर्वर जो है HS-256 एल्गोरिथम इस्तेमाल करेगा, और उसके लिए की कौन सी इस्तेमाल करेगा, सर्वर की जो पब्लिक की है। अगर सर्वर की प्राइवेट की होती तो मसला ना होता, पर सर्वर क्योंकि पब्लिक की इस्तेमाल कर रहा है और आपने इनक्रिप्ट भी पब्लिक की से किया है, तो उसे लगेगा कि सिग्नेचर ठीक है, और क्योंकि वो सिग्नेचर ठीक लगेगा तो वो मलिशियस यूजर को एक्सेस ग्रांट कर देगा। ठीक है, तो पुरानी लाइब्रेरीज में शायद ये अभी भी वीकनेस हो, पर नई जो लाइब्रेरीज आ गई हैं JWT के लिए उसमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया गया है। और आखिरी जो अटैक टाइप थी ये भी पुरानी है, 2015 के बाद से ये भी अब वैलिड नहीं रही। उसमें क्या था कि कुछ लाइब्रेरीज जो है वो इजाजत देती थी कि साइनिंग एल्गोरिदम जो है वो इस्तेमाल ही ना हो, यानी साइनिंग एल्गोरिदम जो है उसमें आप नन लिखते हैं। तो अब क्या होगा कि जो ALG वाला क्लेम है, यानी ALG वाली जो फील्ड है उसमें लिखा होगा, यूजर जो है वो लिख देगा नन। अब जब वो टोकन जो है पहुंचेगा किसी भी क्लाइंट के सर्वर के पास, तो वो देखेगा कि ALG की फील्ड के अंदर नन लिखा हुआ है, तो वो समझेगा कि नन का मतलब है कि ये टोकन वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, नहीं रिक्वायर्ड है। तो वो टोकन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो उस अटैकर को बिला वजह जो है एक्सेस दे देगा। यानी क्योंकि साइनिंग की जगह पे नन लिखा हुआ था, इंक्रिप्शन की जगह पे नन लिखा हुआ था, तो कहेगा कि साइनिंग और इंक्रिप्शन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो इस टोकन के अंदर जो मर्जी लिखा हुआ है वो फिर ठीक ही होगा। अटैकर टोकन के अंदर अपनी मर्जी से पे लोड के अंदर वैल्यूज लिख देगा और उसे साइन भी नहीं करेगा। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि एक टोकन आया, उसमें अपनी मर्जी से अटैकर ने पे लोड में लिख दिया,
यानी अपनी आईडी डाल दी फॉर एग्जांपल, और फिर उसे साइन नहीं किया और एल्गोरिथम टाइप में लिख दिया नन, तो अब वो टोकन जब सर्वर पे जाएगा वो नन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये तो साइंड है ही नहीं। तो पेलोड के अंदर जो भी चीज़ है वो उसको ठीक समझ लेगा, कहेगा कि साइनिंग क्यों कि नहीं है, तो फिर सच ही होगा। तो वो उस पेलोड को रीड करके उस अटैकर को एक्सेस ग्रांट कर देगा। जबकि असूली तौर पे क्या होना चाहिए था कि साइनिंग होनी चाहिए ताकि सर्वर को पता लगे कि ये ऑथेंटिक है। अगर डिजिटल सिग्नेचर ही नहीं है तो पता कैसे लगेगा कि ऑथेंटिक है? और उसके बगैर अगर आप एक्सेस दे देंगे तो इसका तो मतलब है कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है वो अपनी तरफ से टोकन बना के सर्वर को एक्सेस कर लेगा। खैर, तो ये इशू जो था ये भी रिजॉल्व हो गया था, पर अगर कोई अभी बहुत पुरानी लाइब्रेरी सर्वर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें ये वीकनेस हो सकती है अभी भी। और बेसिकली यही आपका हैकर का काम होता है कि अब वो क्या करेगा, इस लेक्चर के बाद जो है हैकर अब क्या करेगा, वो दुनिया के जितने भी सर्वर उसे कमजोर लगते हैं वो उनमें JWT को हैक करने की कोशिश करेगा यूजिंग दीज टू अप्रोचेस। पहले नन करके देखेगा, फिर वो पब्लिक की इस्तेमाल करके इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चल जाती है तो उसे जो है उस सर्वर की एक्सेस मिल जाएगी। ये जो आप खबरें सुनते हैं ना कि हैकर ने सर्वर को एक्सेस कर लिया, तो वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, वो इसी तरह की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अगर UMT का सर्वर है जो कि आज से 2015 से पहले का है और उसमें एप्लीकेशन भी 2000 जो JWT की लाइब्रेरी है वो 2015 से पहले की है, तो ये वाले दोनों अटैक उसके ऊपर चल जाएंगे और आप फिर उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं इवन तो आपने अपना पासवर्ड नहीं डाला था। एनी क्वेश्चन क्लास? तो ये ट्राई करना जाके, आई मीन इलीगल होता है अगर आप किसी वैलिड वेबसाइट को करें, ठीक है, तो उसका तरीका होता है कि आप देखते हैं कि किस वेबसाइट पे आपको इजाजत दी हुई उन्होंने प्रैक्टिस के लिए, वो फिर लीगल हो जाता है। एनी क्वेश्चन क्लास? कोई सवाल नहीं है? ऑल राइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।